भाई कल हमने ये पढ़ा था, दो ट्रैवलिंग वेव है। दो ट्रैवलिंग वेव आई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए। अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रैवलिंग वेव आई। एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव उसके अपोजिट इधर से आ रही है। तो ये जो दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आ रही हैं, ये जो दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आ रही हैं, जब ये दोनों वेव्स एक पॉइंट पे पहुंचती हैं, ये जो दो वेव आई अपोजिट डायरेक्शन से, जब ये दोनों वेव एक पॉइंट पे पहुंचेंगी, तो उस पॉइंट का जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दोनों की वजह से निकालेंगे ना, दोनों की वजह से कैलकुलेट करोगे डिस्प्लेसमेंट। जब उस पॉइंट का तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो दोनों की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है? दोनों की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे। तो अगर दोनों की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है मुझे कितना लिखना चाहिए, वाई इज इक्वल टू कितना, वाई वन प्लस वाई टू। इसको और इसको ऐड करेंगे, बाई टू करेंगे तो आएगा। तो इसको और इसको तुमने जब ऐड करा, ए बाहर कॉमन आ गया, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी। भाई इसको और इसको ऐड करा तुमने, तो साइन सी है और ये साइन डी है। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि टू साइन टू ओमेगा टी बाई टू आएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। कॉस सी माइनस डी बाई टू, के एक्स माइनस माइनस के एक्स बाई टू कॉस। तो इस फॉर्म की इक्वेशन आ रही है भाई, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। लास्ट क्लास हमने यहाँ तक पढ़ा था, टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स की फॉर्म की इक्वेशन आएगी जब एक वेव इधर की और एक वेव इधर की आके सुपर इम्पोज करेंगे, प्रोवाइडेड उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। भाई मेन कंडीशन है, एम्पलीट्यूड सेम है तो एकदम प्रॉपर वाली ही बन जाएगी जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। बाकी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, ठीक है? इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, तो ये इस फॉर्म की वेव बन के आएगी। इतना क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये वेव हो सकती है, इसके अलावा और कौन सी वेव हो सकती है भाई, ये तो मैंने बना दी। इसके अलावा और क्या बन सकता है, तो ये साइन ओमेगा टी साइन के एक्स आ सकता है। तो ए साइन ओमेगा टी, जैसे कॉस के एक्स आया था, किसी केस में साइन के एक्स आ सकता है। भाई डिपेंडिंग ऑन जो जो वेव सुपर इम्पोज कर रही है, इनका जो फेज डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पे मैंने अभी फाई नहीं लिखा ना, यहाँ पे फाई वन और यहाँ पे फाई टू करके जब तुम लिखोगे, तो इनके जो फेज डिफरेंसेस है, उस फेज डिफरेंस की हेल्प से, ठीक है, उस फेज डिफरेंस की वजह से ये जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, या और किसी फॉर्म की आ सकती है भाई, क्या बोलते हो, टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, टू ए, अगला क्या आ सकता है, कॉस ओमेगा टी भी आ सकता है, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, या फिर कॉस ओमेगा टी कॉस। मतलब कोई भी एक जनरल फॉर्म तुम्हारे पास मिल सकता है। ये तो मैंने फिर भी चार पर्टिकुलर टाइप ही लिखे, पर एक्चुअल में क्या हो सकता है, कोई भी एक जनरल फॉर्म हो सकता है, टू ए साइन के एक्स प्लस फाइव वन और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। इसका इस तरीके का कोई भी एक जनरल फॉर्म आ सकता है भाई। भाई फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू जीरो होगी तो साइन के एक्स साइन ओमेगा टी बन जाएगा। फाइव वन की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू फाइव, इसकी फाइव बाई टू, तो साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। उसी तरीके से ये फाइव बाई टू और जीरो, तो कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स बन जाएगा। दोनों फाइव बाई टू, तो कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स बन जाएगा। बहुत सारी फॉर्म पॉसिबल है भाई, कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स बन जाएगा। ये मैंने रिपीट कर दिया था पिछले बार में। साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, कॉस ओमेगा टी, हाँ ये रिपीट कॉस के एक्स आएगा ना। नहीं समझे बात को भाई, मल्टीपल फॉर्म हो सकती है ना, मल्टीपल फॉर्म हो सकती है। तो लास्ट क्लास में भाई हमने तुमको बोला था, ये तुमको याद रखना है कि इस तरीके की अगर वेव इक्वेशन आ रही है, एक टाइम का अलग से फंक्शन है साइन या कॉस का, एक्स का अलग से फंक्शन है साइन या कॉस का, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन कौन सी होती है,
स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं भाई? स्टैंडिंग वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है ये बात? ये जो इक्वेशन बन के आएगी, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलोगे? स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। तो अब इसको और हम समझ रहे थे लास्ट क्लास में, इसको और अप्लाई करते हैं भाई। 2a, लेट से मैं ले लेता हूँ साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी ले लेता हूँ। तो देखो इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एक्स के लिए, एक पर्टिकुलर एक्स के लिए ये वैल्यू तो फिक्स हो गई ना। एक पर्टिकुलर एक्स के लिए वैल्यू क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। वो वाला Yes. जो एक्स होगा उसका जो ऑसिलेशन है वो आर कॉस ओमेगा टी इस तरीके से हो रहा होगा। मतलब इतने एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा ना उसका। Yes, sir. आर इज द आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट एक्स। एक्स पे जो पार्टिकल है उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आएगा वो आर होगा, 2a साइन। इतना हमने डिस्कस किया था, मुझे याद नहीं है लास्ट क्लास में इतना लिखा था भाई हमने। ये क्या हो जाएगा? No, sir. आर इज द मैंने एम्पलीट्यूड किया ऑफ था। ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट एक्स। एक्स पे जो भी पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम कितना जाएगा भाई? ये उसका कॉस ओमेगा टी आ गया, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आर जाएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस आर जाएगी। आर से माइनस आर के बीच में वो ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। एक्स पे जो पार्टिकल है वो आर से माइनस आर के बीच में कंटिन्यूसली क्या होगा? ऑसिलेट करता रहेगा। एक्स पे जो पार्टिकल है वो आर से माइनस आर के बीच में कंटिन्यूसली क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। क्लियर है ये बात? एक्स पे जो पार्टिकल है वो आर से माइनस आर के बीच में कंटिन्यूसली क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। सही बात है। हाँ सर. इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू अगर मैंने जीरो ले लिया, x इज इक्वल टू अगर मैंने जीरो लिया तो साइन के एक्स जीरो हो जाएगा। साइन के एक्स जीरो हो गया, मतलब अब टाइम कितना भी हो, अगर आर जीरो हो गया, वाई हमेशा कितना रहेगा? जीरो रहेगा। मतलब ये पार्टिकल हमेशा Zero. यही रहने वाला है। क्या मतलब? ये पार्टिकल हमेशा यही रहने वाला है। फिर मैंने आगे जाके एक ऐसा एंगल चूज करा भाई, के एक्स की वैल्यू में बढ़ाता गया, एक टाइम बाद के एक्स की वैल्यू मैंने 30 डिग्री चूज कर ली। या 30 डिग्री, मतलब एक्स बढ़ाते रहोगे तो के एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी ना। ऐसा नहीं कि मैं चूज कर रहा हूँ। तो मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ाते रहोगे तो के एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो बढ़ते बढ़ते लेट से के एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो साइन के एक्स कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। साइन के एक्स हाफ हो गया, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2a इंटू साइन, A. ये हो गई। तो उसका मतलब बस क्या है कि वो ए एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, या वो ए एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, यही मीनिंग है उसका। हाँ सर। जो पार्टिकल है वो Yes. ए एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि उसका हर समय डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर रहेगा, आर के बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं है उसका हर समय। आर के बराबर उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो मैक्सिमम आर तक जाएगा। कहाँ पे होगा ऐसा? जब हाँ भाई। वैल्यू 5/6 होगी। फिर तुमने और ढूंढा, तुमने कहा कि अगला वैल्यू ले लेते हैं भाई, के एक्स की वैल्यू 5/2 ले लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं। तुमने इसको और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो के एक्स की वैल्यू क्या होगी? वैसे और आगे बढ़ेगी तो बढ़ते बढ़ते के एक्स की वैल्यू 5/2 आ गई, तो साइन के एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आर कितना आ गया? 2a साइन के एक्स। 2a आ गया, मतलब कितने एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा? 2a। 2a एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम ऊपर 2a, मिनिमम नीचे -2a, इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। और इनफैक्ट हर पार्टिकल क्या होगा, जैसे जैसे अब ये जीरो से लेकर देखो 5/2 तक आएगा, साइन की वैल्यू बढ़ती रहेगी ना। यस सर। जीरो से लेके 5/2 आने में, ये कौन सा है? 5/2 के यहाँ तक आने में इसकी वैल्यू क्या होगी? हर समय साइन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, यहाँ तक ए आई होगी, यहाँ तक 2a आएगी। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसका मतलब ये नहीं कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर कम होने लगेगा। पाई पे जाके फिर से कितना हो जाएगा? जैसे ही के एक्स पाई के बराबर होगा फिर से कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो बीच में जो पार्टिकल है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है।
इस तरीके से ऑसिलेट, समझे इस बात को? हाँ सर। इस तरीके से कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते रहेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो ये आई थिंक लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक तो लिख ही लिया था। हाँ सर। सर लास्ट क्लास में यहाँ तक लिखा ही था हमने। इसको लिखो कितने का? सर वो सब पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। सब पार्टिकल, यस, एक पॉइंट ये और आ गया, सब पार्टिकल्स जो नोड को डिफाइन करा था लास्ट क्लास में हमने, हाँ सर। दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो होंगे वो सारे एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे, सारे एक साथ मीन पे आएंगे, सारे एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे और फिर से मीन पे आएंगे। तो दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में रहेंगे, ठीक है? उसकी बात करते हैं अभी, 2 मिनट रुक जाओ। सर तो ये टाइम लिख लिया? आपने कांस्टेंट किया, फिर क्या आज डिफरेंट वैल्यू निकाला। कह रहे हो? सर आपने ये जो पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड लेकर वो टाइम को कांस्टेंट लिखा ना, तो किया ना, पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड, टाइम को कांस्टेंट रखा ना सर आपने, ये निकाल कर अगर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 1। 1 जाएगी। तो वो उस पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही सर आएगा। आपने माफी उस सर एक पार्टिकल चीज का को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो कितना आने वाला है? यही हाँ आएगा सर। ना। टाइम को कांस्टेंट रखा का क्या मतलब है? टाइम तो कितना भी हो सकता है, उसको कितना भी चेंज करता रहे। कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक कंटिन्यूसली चेंज करती रहेगी। तो जब वो 1 होगी और -1 होगी तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा, और उस समय जो वो है उसी को क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हो। एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर तो चुके हो तुम। यही तो एम्पलीट्यूड होता है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। सर एक स्ट्रिंग पे दो वेव्स बनेगी तो सोर्स दोनों का सेम रहेगा क्या अलग? एक स्ट्रिंग पे दो वेव, अगर कोई भी वेव है वो एक स्ट्रिंग वो है, तो √T/μ स्पीड, टेंशन सेम ही स्ट्रिंग है ना, तो टेंशन सेम रखोगे। सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रखोगे तो उनकी वेव वेलोसिटी भी सेम आएगी। फोर्स से मतलब मुझे समझ में नहीं आया, कौन सी फोर्स कह रहे हो? टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात कर रहे हो? सर सोर्स मतलब वो एक ही जगह से प्रोपोगेट करेगी कि मतलब दो अलग अलग जगह से प्रोपोगेट? नहीं, सोर्स कह रहे हो? हाँ सर। नहीं, सोर्स अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हमने क्या रखा? फ्रीक्वेंसी सेम रखी, जिसका रिजल्ट हम अभी लिखेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है। यूजुअली क्या होता है, जो दो वेव बनी है रिफ्लेक्शन के बाद आएगी, जैसे लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो हम अपोजिट डायरेक्शन की वेव बनाएंगे। तो एक वेव इधर जा रही है, इसी वेव को रिफ्लेक्ट करा के यहाँ से लेके आएंगे, तो अब उनका सोर्स क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। इनका सोर्स सेम हो हाँ जाएगा, एक भी इस तरफ एक भी इस तरफ, तो इनका इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। तो हाँ सर अपोजिट समझे। डायरेक्शन की वेव जनरेट करेंगे रिफ्लेक्ट करा के, उस वजह से सोर्स सेम हो सकता है, अदरवाइज अलग रहेगा। तो पिछला स्लाइड एक मिनट दिखा। सर ये होगा अगली स्लाइड। एक मिनट रुको प्रीति। हाँ सर, ये भी हो। भाई अभी हम ये कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो साइन के एक्स की वैल्यू 0 आई। लेट्स से इक्वेशन है भाई 2a sin kx cos ओमेगा t
t इज इक्वल टू जीरो की बात कर लेते हैं। t इज इक्वल टू जीरो की बात करोगे मतलब पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, cos 0 1 होता है। t इज इक्वल टू जीरो की बात कर लेते हैं, सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे। t इज इक्वल टू जीरो पे cos 0 1, तो वैल्यू कितनी आएगी हर पार्टिकल की? 2a sin के x आएगी। 2a sin के x रहेगी, हर पार्टिकल की जो पोजीशन रहेगी कितनी रहेगी? 2a sin के x रहेगी। तो जहाँ पे x 0 है, ये पार्टिकल हमेशा रेस्ट करेगा। फिर तुम इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, x की वैल्यू बढ़ाने वाले हो तुम, तो x की वैल्यू जब तुम इंक्रीज करोगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी? साइन की पहले बढ़ने लगेगी, उसका रिजल्ट भी पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम कितने तक जाएगा? 2a 2a तक जाएगा, फिर डिक्रीज करने लगेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को तो फर्क नहीं पड़ता है ना, पॉजिटिव आए वैल्यू या नेगेटिव आए, नेगेटिव का मतलब बस नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम रहेगा। या नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लो एक जगह आर कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ, एक जगह माइनस आर कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में? ये पॉजिटिव आ जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, दूसरा वाला नेगेटिव एक्सट्रीम में आ जाएगा। इसको क्या बोल सकते हो तुम? कितना फेज है इसका? पाई। पाई का फेज एक्स्ट्रा है, या पाई का फेज एक्स्ट्रा है भाई इसमें, या पाई का फेज एडिशन में है। फिर ऐसे आया, फिर ये ऐसे बढ़ के और आगे आया, फिर ये ऐसे बढ़ के और आगे आया, ठीक है? ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ता रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव होगा। तो x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल, अगली बार जीरो कब होगा? कि x इज इक्वल टू पाई पे ना, यानी कि x इज yes इक्वल टू पाई बाई के। फिर जीरो कब होगा? x इज इक्वल टू टू पाई बाई के। फिर जीरो कब होगा? थ्री पाई बाई के। ऐसे सो ऑन, सो ऑन निकाल देंगे। तो ये सारे पार्टिकल्स, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच के सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं, तो वो सबको क्या बोल रहे हैं हम? कि वो सारे फेज में है। फिर एक नोड के दो आइदर साइड, इधर और इधर, एक नोड के जस्ट इस तरफ और जस्ट इस तरफ, अगला नोड क्रॉस करने से पहले, इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, इधर के कितने किधर हैं? negative नेगेटिव नेगेटिव एक्सट्रीम। ऊपर वाले पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, इधर वाले नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो कितना फेज डिफरेंस है इनके बीच में? pi पाई। ए बी सी डी, और मिड पॉइंट तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा है, ए एफ। तो बता सकते हो भाई कौन कौन से फेज में होंगे? ए का, बी का, ई का और एफ का, सबका फेज सेम है भाई। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो पॉइंट है, और फिर एक लूप छोड़ के जो आएगा, सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पाएंगे। फिर yes सी का, डी का और जी का, इनका भी फेज सेम है भाई, ये सारे हाँ नेगेटिव सर एक्सट्रीम पे हैं। फिर ये इधर से भी नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, ये भी सेम फेज में आ जाएंगे। तो सी का, डी का और जी का, इनका फेज सेम है। तो बी और सी का फेज के बारे में क्या कमेंट करोगे? कि ए और बी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं, सी एंड डी नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं, तो कैसे हैं ये? आउट ऑफ फेज है। yes sir सी डी जी आर आउट ऑफ फेज विद ए बी, ठीक है? सी डी जी आर आउट ऑफ फेज विद ए बी ई एफ। क्लियर है भाई इतना सबको? क्लियर है? डाउट तुम्हारा? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, लिखो इसको भी, कहाँ से लिखना? ये लिखा था, ये तो लिखा। सर ये
यस विवेक, बोल सकता है। अभी आगे मूव करेगा, उसके बाद क्या होगा भाई, ये सारे के सारे ऐसे नीचे आ रहे होंगे, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसा रहेगा, ये सारे नीचे आ रहे होंगे, ये सारे ऊपर जा रहे हैं, ये सारे नीचे आ रहे हैं, ये सारे ऊपर जा रहे हैं। हाँ सर। फिर जब मीन पे आएगा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस होगा, ये वाले पार्टिकल्स नीचे आ रहे होंगे और ये वाले किधर जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, फिर से ये नीचे आ रहे होंगे, ये ऊपर जा रहे होंगे। ठीक है, आउट ऑफ फेज का हाँ मतलब यही है, एक मीन पे नीचे आ रहा है, एक दूसरा भी मीन पे और ऊपर जा रहा है, यही मीनिंग है भाई आउट ऑफ फेज का। आगे बढ़ा दूं, लिख लिया सबने? सर, ए और सी हाँ के सर। बीच पाई का फेज डिफरेंस रहेगा ना ऑलमोस्ट। ए बी ई एफ आर आउट ऑफ फेज विद सी डी जी, लिखा तो है। क्या कह रहे हो सौरभ? हाँ सर, ठीक है सर। भाई और कंफ्यूजन है किसी को? नहीं पक्का याद रखोगे? जो इसने डाउट पूछा कंफ्यूज तो नहीं है? ई एफ बी ए सब क्या है, सी डी जी के साथ आउट ऑफ फेज फेज में। ठीक है, तो अब ये क्या है, डिफरेंट सोर्सेस को सेम फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या तुम कितना भी आइडेंटिकल स्पीकर दो ले आओ, उनसे सेम फ्रीक्वेंसी निकले इतना इजी नहीं होता, हल्का सा भी उसमें वेरिएशन आएगा फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तो इसलिए रिफ्लेक्शन करा के सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करना ज़्यादा आसान है। रिफ्लेक्शन वगैरह छोड़ो, अभी हम क्या कह रहे हैं कि भाई वेव जनरेट हो गई, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वेव आई, अपोजिट डायरेक्शन में वेव आई और स्टैंडिंग वेव बन गई। भाई रिवर्स में सॉल्व करने जा रहे हैं, रिवर्स में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दो डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन की वेव और एक इस डायरेक्शन की, सेम एम्पलीट्यूड की वेव आई, दो दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव आई अपोजिट डायरेक्शन में, सुपर इम्पोज करी, सुपर इम्पोज करी और क्या बन गया, स्टैंडिंग वेव Ending. क्रिएट हो गई। स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गई, किसमें क्रिएट हो गई स्टैंडिंग वेव? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ है, जो गिटार की स्ट्रिंग है, गिटार की स्ट्रिंग में क्रिएट हो गई। तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसमें क्या क्रिएट हो जा रहा है भाई, स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जा रही है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स्ड है, इसमें स्टैंडिंग वेव बन गई भाई। यस, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, इस केस में क्या हुआ भाई, स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई। इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, स्टैंडिंग वेव बन गई, हम कह रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई। तो अब वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, हम उल्टा निकाल रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ से ये बनाना। तो उसकी जगह मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने स्टैंडिंग वेव बना दी, जो स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे फिक्स थी उसकी मैंने स्टैंडिंग वेव बना दी। अब मुझे क्या निकालना है कि वो जो सुपर इम्पोजिंग वेव रही होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी थी, ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी थी। क्लियर है बात, क्या करने जा रहे हैं? क्लियर है ना भाई, क्या करने जा रहे हैं? मैं दो, भाई कैसे वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, दो ट्रैवलिंग वेव आती है अपोजिट डायरेक्शन में, सुपर इम्पोज करती हैं और क्या बना देती हैं, स्टैंडिंग वेव बना देती हैं। तो मुझे पता करना था भाई किस फ्रीक्वेंसी के लिए, एक स्ट्रिंग है दोनों एंड से फिक्स्ड है, किन किन फ्रीक्वेंसी के लिए एकदम परफेक्ट स्टैंडिंग वेव यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। तो मैं उसको उल्टा स्टडी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्टैंडिंग वेव बना दी, मैंने स्टैंडिंग वेव बना दी, अब कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी वहां से निकाल लो, वही इन दोनों वेव की वो रहेगी।
यही इन दोनों वेव की क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, एम्पलीट्यूड उसी के अकॉर्डिंग निकाल लो। तो सबसे बेसिक कंडीशन क्या होगी, जब स्ट्रिंग फिक्स है दोनों एंड्स पे, तो दोनों एंड्स पे क्या बनना चाहिए, नोड या एंटी नोड? नोड। नोड। नोड रहेगा। नोड का मतलब क्या है, उसका डिस्प्लेस करा सकते हो क्या उसका, अगर ये स्ट्रिंग फिक्स है इस एंड पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ना उसका हो सकता ना इसका हो सकता। एंड पे अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो वो मेरे पॉइंट कैसे रहने चाहिए भाई, नोड्स रहने चाहिए। तो वो पॉइंट्स अगर नोड्स हैं उसी के बेसिस पे तो हम क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग वेव क्रिएट करेंगे। तो सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल ये क्रिएट हो सकती है, ये ऐसे जाएगी स्ट्रिंग, ऐसे और ऐसे oscillate कर सकती है भाई, ऐसे ऑसिलेट, फिर ऐसे नीचे तक जाएगी, फिर वापस स्ट्रेट होगा, फिर ऊपर तक जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ऐसी अगर स्टैंडिंग वेव बन गई तो काफी देर तक स्ट्रिंग में क्या कर सकती है, सस्टेन कर सकती है, काफी देर तक स्ट्रिंग में सस्टेन कर सकती है। समझे इस बात को, ऐसी अगर हाँ स्टैंडिंग वेव तुमने बना दी तो काफी देर तक वो सस्टेन कर सकती है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू एल जहाँ नोड बनना चाहिए था वो एकदम वही नोड बनाया तुमने। तुम रैंडम बनाओगे स्टैंडिंग वेव तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, बार बार क्या होगा, एंड पे जाके स्ट्राइक करेगी वो वेव और एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो यही स्टैंडिंग वेव बनेगी और कोई स्टैंडिंग वेव बन नहीं पाएगी। बताओ भाई क्या करें फिर, तुमने कहा ये नोड है, एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ नोड, तो कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, टू ए साइन के एक्स या कॉस के एक्स, साइन के एक्स लिखूं या cos? कैसे कहा भाई इसने साइन के एक्स लिखना है, कॉस के एक्स मना क्यों कर रहा है ये, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ, एक्स इज इक्वल टू नोड 0 क्या है, नोड है। एक्स इज इक्वल टू 0 अगर नोड है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो 0 पे 0 आना चाहिए ना। तो 0 पे 0 कब आएगा, जब साइन यूज करोगे, जब 0, जब साइन यूज करोगे तो 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा। कॉस यूज करोगे तो 0 पे 0 नहीं आएगा ना, नहीं सर नहीं आएगा इसलिए साइन के एक्स। फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, तो यानी कि के एक्स यहाँ पे 0 है और दोबारा 0 हो रहा है, मतलब दोबारा 0 हो रहा है, मतलब के एक्स अगली बार कितना हो गया, पाई के बराबर ना यहाँ पे, हाँ सर एक ही अगला ही नोड आया डायरेक्ट ना, तो डायरेक्ट पाई हो गया होगा, मतलब के एल किसके बराबर हो गया, के की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स की जगह एल लिखोगे इज इक्वल टू पाई, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 2L आ गया भाई लैम्डा, लैम्डा 2L आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डी बाई लैम्डा कितना आएगा, 1/2L इंटू अंडर रूट, वेव स्पीड याद है स्ट्रिंग में कितनी होती है, √2 पाई। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की जब दोनों वेव रहेंगी अपोजिट डायरेक्शन में तो एक स्टैंडिंग वेव बन सकती है यहाँ पे परफेक्ट वाली, 2A एम्पलीट्यूड के साथ, और एंड पॉइंट्स पे क्या रहेगा, नोड रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की। और भी क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। कितने लूप है फर्स्ट हार्मोनिक में, एक लूप है। कितने नोड्स हैं, दो नोड कितने एंटी नोड्स हैं, एक एंटी नोड मिड पॉइंट पे, एक एंटी नोड है, दो नोड है। और कुछ इंफॉर्मेशन, लूप की लेंथ कितनी होगी, लूप की लेंथ एल है, और एल किसके बराबर आएगा, λ/2 के। लूप की लेंथ किसके बराबर होगी, यानी कि λ/2 के बराबर होगी। लूप लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू λ/2। समझे या नहीं समझे, सर हम एंटी नोड ऊपर नीचे दोनों का नहीं काउंट करते, एक ही काउंट करते हैं। एंटी नोड का मतलब क्या है, एंटी नोड का मतलब है वो पॉइंट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा हो। तो एम्पलीट्यूड तो दोनों तरफ होता है ना, ऊपर नीचे, एक ही तो चीज है वो, ऊपर गया तो नीचे भी तो जाएगा। हाँ सर समझ गए। सर लो, सर कॉस ओमेगा टी ही आएगा क्या? नहीं कुछ भी हो सकता है वो तो, कितनी साइन बार ओमेगा? बोले, कितनी बार बोले हमने, वो कॉस ओमेगा टी क्या बता रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बस ये बता रहा है।
t इज इक्वल टू 0 पे सबकी पोजीशन क्या क्या है। तो मैंने एक्सट्रीम ले लिया, तो मेन ले लो साइन ओमेगा टी ले लो, कोई पर्सन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेगा, कोई माइनस साइन ओमेगा टी ले सकता है, कोई माइनस कॉस ओमेगा टी ले सकता है, सारे अलाउड है। हाँ सर। तो ये क्या आ गया, ये स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, मतलब इस फ्रीक्वेंसी को पे एंड्स जो है नोड्स बन चुके हैं। तो अगर ऐसी स्टैंडिंग वेव बनती है तो वो स्ट्रिंग में काफी देर तक सस्टेन कर सकती है। ऐसी स्टैंडिंग वेव बनेगी तो स्ट्रिंग में क्या होगी, काफी देर तक सस्टेन कर सकती है। इसके अलावा कुछ रैंडम बनाने की कोशिश करोगे तो आगे पीछे फ्रीक्वेंसी डाल के वो स्टैंडिंग वेव बनाएंगी, लेकिन ऐसी वाली स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी जिसमें एंड पॉइंट्स नोड हो, तो एनर्जी का बहुत तेजी से लॉस होगा, तो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होती। लेकिन अगर बाई चांस ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच कर गए तो क्या बन गया, एक हाई एम्पलीट्यूड के साथ ये ऑसिलेट करने लगेगा। समझे इस बात को, क्या बोलते हैं इस केस में, स्ट्रिंग क्या आ गई, रेजोनेंस में आ गई किसके साथ, सोर्स के साथ। ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि स्ट्रिंग इज इन रेजोनेंस विद द सोर्स। सर ये ये रेजोनेंस स्ट्रिंग विद की द क्या है, सोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये स्ट्रिंग की एक तरीके से क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, सोर्स के साथ मैच कर गई तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग हैज कम इन रेजोनेंस विद द सोर्स। ठीक है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट वापस बताओ। लास्ट वाला पॉइंट क्या, वो सोर्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करा रहे हो। अरे सोर्स के साथ ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो गया इसका। सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर इसके साथ मैच कर गई तो लास्ट चैप्टर एसएचएम में हमने पढ़ा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सोर्स फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाते हैं, मतलब हमने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो क्या होता था उस चैप्टर में, वो क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस में आ चुकी है वो बॉडी, यही बोलते हैं ना बस, यही बोल रहा हूँ मैं। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इस पे एंड पॉइंट्स को नोड बना के स्ट्रिंग काफी देर तक ऑसिलेट कर सकती है। अगर तुमने प्लग करके छोड़ दिया तो काफी देर तक ऑसिलेट कर सकती है, इतनी फ्रीक्वेंसी देके छोड़ दिया तो काफी देर तक ऑसिलेट कर सकती है ऐसी वेव बना के। और उसी में मैं साथ साथ अब ये भी बोल रहा हूँ क्या, कि अगर सोर्स को भी तुमने कंटिन्यूअसली रख दिया और ये स्ट्रिंग भी है, तो अब क्या होगा, ये रेजोनेंस में आ जाएगी ये वेव, एक लाउड साउंड सुनाई देगा। नहीं समझा, क्लॉक के फ्रीक्वेंसी मतलब वो भी तो रुक ऑसिलेट जाओ कर। बाद में बात करेंगे उसके। ये समझ में आया भाई, ये समझ में आया सर वैसे सबको, हाँ सर। इतना समझ में आया, ये जो है सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। हाँ बोलो। सर अभी आपने बोला ना रेजोनेंस में मैंने आ कुछ नहीं जाए। बोला, रेजोनेंस में भूल गया, मुझे नहीं आता। तुम ये बताओ, ये समझ में आया तुम्हें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक लूप। हाँ सर ये समझा। यस हाँ सर। सर सर। पहले एक यस इसको मिनट सर। इसको पूरा करो फिर आगे देखो बाद में। सर एक मिनट पूछा। अब तुझे वो इसमें भी डाउट है हमने, सर डाउट नहीं दिखा। तो रुक जा दो। अब अगला केस कौन सा बनेगा, रेजोनेंस की बात बाद में करेंगे। सर अगला केस क्या बनेगा, अभी मैंने एक लूप बनाया है, नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल है, दो लूप बना दे भाई। एक बार सर यहाँ जीरो हुआ फिर यहाँ जीरो हो गया, यहाँ से ये ऐसे आया फिर यहाँ से ये ऐसे आ गया, फिर ये यहाँ से मीन पे आएगा, फिर ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। ऐसा पॉसिबल है भाई, मतलब के एक्स यहाँ पे कितना हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। यहाँ पे के एक्स किसके बराबर हुआ होगा, जीरो पाई पाई के बराबर, फिर से के एक्स किसके बराबर हुआ है, 2 पाई। 2 पाई के बराबर हुआ होगा, तभी तो आया होगा ये। क्या होनी चाहिए इक्वेशन, 2a साइन के एक्स साइन के कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी। तो साइन के एक्स मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मुझे जीरो करना है। फिर के एक्स इज इक्वल टू 2 पाई रहा होगा, कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू एल पे ना, एक्स इज इक्वल टू एल इज अ नोड, तो क्या लिखोगे, 2 पाई/लैम्डा इंटू एक्स की जगह कितना, एल इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा इस बार, एल के बराबर आया। वेवलेंथ किसके बराबर आई है भाई इस बार, हाँ सर। एल के बराबर आई है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, v/लैम्डा,
पढ़ा है फॉर्मूला ये फ्रीक्वेंसी का? हाँ 1/L इंटू अंडर रूट T/μ। फंडामेंटल का कितने टाइम्स है ये? फंडामेंटल के कितने टाइम्स है ये? सर ये 2 हाँ। टाइम 2 टाइम। 2 टाइम्स। तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं। फंडामेंटल का जितने टाइम्स हो उतनी ये हार्मोनिक रहेगी। जितने भी टाइम्स रहे फंडामेंटल के उतना क्या होता है? ये हार्मोनिक होता है। फिर अगला क्या आएगा? ये फंडामेंटल है, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल। फिर अगले को बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, तो अगले को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। कितने नोड्स हैं इसमें? कितने नोड्स दिखाई दे रहे हैं? 3 नोड्स हैं। 3 कितने एंटी नोड्स हैं? 2 2 है। 2 एंटी। और क्या दिखाई दे रहा है तुमको? और लूप लेंथ। हाँ, लूप लेंथ। लूप लेंथ हम ये भाई टोटल एल के बराबर है। टोटल को लेमडा बोल दिया तो ये एक कितना हुआ? लेमडा/2 ना। यस सर। लेमडा/2 लूप लेंथ हमेशा कितना होगा भाई? लेमडा/2 होगा। और 2 लूप्स रहेंगे, 2 लूप्स है और लूप लेंथ कितनी? क्लियर है भाई इतना? यस सर। हाँ किसी सर। भी पॉइंट में कंफ्यूजन तो नहीं है? इनके किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं है ना? सर लूप लेंथ मतलब वो ऊपर नीचे एक जो ये 2 नोड कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस। 3 होंगे तो कैसे बनाओगे? जल्दी जल्दी बता दो। 3 लूप्स बनते तो? तीन लूप्स बनते तो क्या होता है? ऐसा आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताना भाई। के एक्स पहले में कितना? 0, पाई, 2 पाई, फिर कितना? 3 5 जिस तो इक्वेशन यही करी होगी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तभी वैसा बोला ना तुमने? यस सर। फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? एल के बराबर है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एल के बराबर है। तो के इंटू एल यानी कि 2 पाई/λ। के एक्स है ना 3 पाई के बराबर। यस 2 पाई/λ इंटू एल किसके बराबर है? 3 पाई। 3 पाई के बराबर। तो लैम्डा कितना आ जाएगा इस बार? 12/3। 12/3 आ रहा है भाई। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी कितना भाई? सबको आ रहा है ना? V/λ। भाई सबको आ रहा है समझ में? सर फ्रीक्वेंसी इज यस वीरेन श्रीनाथ। यस सर। ठीक है। V/λ लैम्डा की जगह 12/3 और V की जगह अंडर रूट 3/। तो कितना मल्टीपल आ गया इस बार सर फर्स्ट का? 3 3 मल्टीपल। तो कौन सा हार्मोनिक बोलोगे? थर्ड है। थर्ड हार्मोनिक ओवरटोन कौन सी? सेकंड। सेकंड रो। 10 सेकेंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन। कितने नोड्स? 4 पक्का ना? हाँ। यस एंटी सर। नोड्स? 3 3 लूप? 3। लूप लेंथ तो वही रहेगी λ/2। यस अच्छा ये देखो एक बार तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये λ/2 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 3 λ/2 किसके बराबर? L एल के बराबर। आ रहा है ना वहां से सेम रिजल्ट? यस सर। 3 λ/2 इज इक्वल टू एल। ये है ना? 3 लैम्डा को इधर ले जाओ, 2 को ले जाओ, 3 λ/2 वैसे भी निकाल सकते हो। तो एक जनरल रिजल्ट बनाना है भाई इन दोनों सबको कंबाइन करके। स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स का जनरल रिजल्ट। स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स का जनरल रिजल्ट हमें क्रिएट करना है।
कितने लूप्स मान ले भाई, n लूप्स मान लो, yes sir. ठीक है। लेट्स से n लूप्स, n लूप्स हैं, तो भाई देखो भाई कितनी बार आता है ये, पहली बार जीरो आता है भाई, के एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, के एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है भाई पहली बार, पहला के एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखते हो, फिर यहीं से तुम इक्वेशन जज करते हो भाई, तो वो है साइन के एक्स यूज करना है, यहीं से इक्वेशन जज करिए तुमने कि टू ए साइन के एक्स यूज करना है, क्योंकि के एक्स पहली बार में जीरो हो गया। फिर अगला कितना होता है, पाए, जब ये अगला पाए होगा तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है ना, फर्स्ट हार्मोनिक हाँ मतलब सर। ये पाई हो गया। सेकेंड हार्मोनिक मतलब यहाँ पे कितना आया था, के एल, के इंटू एल टू पाई आया था। यस सर। थर्ड हार्मोनिक मतलब यहाँ पे के एल कितना आया है, 3 पाई। 3 पाई। और 3 लूप्स है ना, तो अब ये एन लूप्स हो गए, तो एनथ हार्मोनिक और के एल कितना आएगा, n पाई। n पाई। तो के इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई, ये कौन सा हो जाएगा, एनथ हार्मोनिक हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई, लैम्डा कितना 12 बाय एन निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी कितना भाई, वी बाय लैम्डा 12 बाय एन इंटू अंडर रूट टी, ठीक है। nth हार्मोनिक का मतलब यही होता है भाई, फंडामेंटल का n टाइम्स होना चाहिए, तो n टाइम्स आ रहा है फंडामेंटल के, यस। फंडामेंटल का n टाइम्स हो रहा है, और ओवरटोन कितनी, n minus 1 एन। n माइनस वन ओवरटोन, ठीक है, n माइनस वन ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक में 4 नोड है, 3 एंटी नोड है, सेकेंड हार्मोनिक में 3 नोड है, 2 एंटी नोड है, फर्स्ट हार्मोनिक में 2 नोड है, 1 एंटी नोड है, यानी कि जितनी हार्मोनिक उतने एंटी नोड और एक हाँ ज़्यादा सर। नोड, तो nth हार्मोनिक में क्या होगा, nth n हार्मोनिक plus 1 node। n प्लस वन नोड और n एंटी नोड्स रहेंगे, यस सर। और कुछ लूप लेंथ तो वही रहने वाली है, लैम्डा बाय। ठीक है भाई, ये समझा सबको, n minus 1 over क्या कह रहा है, sir, n minus 1 over n माइनस वन नोड्स, sir over n माइनस वन ओवरटोन, हाँ sir. सर। हाँ सर ओवरटोन मतलब और हार्मोनिक मतलब। हाँ, हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का मल्टीपल, और ओवरटोन फंडामेंटल मतलब जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जिसपे वो स्टैंडिंग वेव परफेक्ट वाली क्रिएट हो रही है, कौन सी नंबर की वो स्टैंडिंग वो है जिसपे वो स्टैंडिंग वेव परफेक्ट वाली क्रिएट हो रही है, भाई पहली फ्रीक्वेंसी आई, फिर उसके ऊपर बिल्ड करके पहली फर्स्ट ओवरटोन आया, फिर उसके ऊपर सेकंड ओवरटोन आया, फिर थर्ड ओवरटोन आया, सर जो सर 8 गिटार में स्लाइड होता है वो दिखाइए। फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, जो गिटार के स्ट्रिंग्स में होता है। गिटार की जो स्ट्रिंग्स में होता है वो क्या होता है, अगर वो लूप लेंथ में पूरे में ऑसिलेट करेगी तो फंडामेंटल आएगा, ज्यादा लूप बना के ऑसिलेट करेगी तो अलग हो जाएगा, वो कितना टाइट है उस पर डिपेंड। वो तो टेंशन चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी, टेंशन चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, तो ज्यादा टॉट करेगा तो फ्रीक्वेंसी अलग आ जाएगी ना, डिफरेंट साउंड सुनाई देगा। हाँ सर। सर पहली स्लाइड दिखाई ना। सर एक मिनट यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, सर मुझे 1 मिनट लास्ट मिनट दिखाइए. हाँ सर. Yes sir.
आई थिंक ओवरटोन की आवाज सेम आती है शायद ना गिटार में, मुझे याद नहीं रहती जो हमें फील होता है। वो चेक करके बताऊंगा गिटार का। सर दो लूप है और मतलब फर्स्ट ओवरटोन में मतलब ज्यादा वाइब्रेशन है, ऐसा बोल रहे हो आप? ओवरटोन तो इसको जल्दी लिख। ज्यादा वाइब्रेशन मतलब ओवरटोन आप क्या बोल रहे हो? वही स्ट्रिंग सेम टेंशन के साथ अगले लूप में जब ऑसिलेट करेगी। अगला एक और लूप बना के ऑसिलेट करेगी। फिर नेक्स्ट लाइन। सारी चीजें सेम है ना, बस लूप बदल बढ़ा दी तूने, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, सारी चीजें सेम तो है। वेव स्पीड सेम है, सब सेम है, टेंशन सेम है, उसी स्ट्रिंग में सब कुछ सेम रखते हुए तूने नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो है जिस पे तू क्या करा सकता है, उसको स्टैंडिंग वेव क्रिएट करा सकता है और ऑसिलेट करवा सकता है, उसी को ओवरटोन बोल रहा है। पिछले के कंपैरिजन में। और जो साउंड प्रोड्यूस होता है, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, अगर पर्टिकुलर गिटार की बात करें तो साउंड शायद सेम आता है ऑलमोस्ट, ज़्यादा शार्प और ज़्यादा वैसा हो जाता है, म्यूजिकली सेम आता है। देख लेंगे। एक मिनट। तुम्हारा सैटरडे को स्कूल होता है क्या? सैटरडे को स्कूल होता है क्या? बताना। हाँ सर, हो गया। समझ? सो गए? नहीं सुन रहे? भाई जिनका स्कूल है सैटरडे को भी होता है क्या? हाँ सर। नहीं, तेरा तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। और बताओ, रन्या सैटरडे को कितने बजे तक? कितने बजे तक? 1:45 तक होता है। ठीक ठीक है, चलो कोई और बात कर देंगे। लिख दिया भाई सबने? नहीं नहीं सर, एक नहीं सर। मिताली तुम्हारा स्कूल कौन सा है? ये भी श्रीनाथ तेरा? सर केवी। फिर नेक्स्ट लाइन। सर, एक मिनट एक मिनट।
हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। हो गया, देखा भी हो गया। नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया सर। एक लास्ट पार्ट है, फिर इस बेस क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हम आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला क्या है? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अदर एंड। ठीक है, एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे क्या है? ठीक है, स्ट्रिंग जो है एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे फ्री है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अदर एंड। तो ये केस है भाई। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये वाला एंड फ्री है, तो जो एंड फ्री है वो हमेशा क्या होगा, जैसे वेव पल्स उससे पास करने की कोशिश करेगी तो फ्रीली मूव कर जाएगा। तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक वेव उसको लेके जाना चाहती है, बिल्कुल भी अपोजिशन नहीं करेगा, उतने मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। तो फ्री एंड हमेशा क्या बना करेगा तुम्हारा? फ्री एंड हमेशा क्या बनेगा? एंटीनोड। एंटीनोड। और फिक्स्ड एंड क्या बनेगा? नोड। तो ये भाई नोड हो गया तुम्हारा। क्या नोड को x इक्वल टू 0 ही ले ले? अगर तुमने हाँ फिर से सर। नोड को x इक्वल टू 0 लिया, तो फिर से कौन सी इक्वेशन आएगी इसकी? 2a sin। अगर तुम एंटी नोड को लेते x इक्वल टू 0 तो क्या बनता? कॉस। सर कॉस। cos। कोई जरूरत नहीं है पर अभी के लिए। ये x इक्वल टू 0 हो गया, फिर आगे बढ़े बढ़ता गया, डायरेक्ट कौन सा आया? एंटी नोड आया ना, तो यहाँ पे kx किसके बराबर होगा? π/2 के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? यहाँ पे kx अगर π/2 के बराबर हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ तक? l के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स की जगह l लिखा मैंने,
इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो वेवलेंथ कितनी आई? 4l आई। वेवलेंथ 4l आई। ये तुम डायरेक्ट भी मुझे बोल सकते थे वेवलेंथ 4l है। कैसे? लूप की लेंथ कितनी होती है? पाई बाय लैम्डा बाय 2 ना, लूप की लेंथ लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2, और ये भी उसका भी आधा है ये, तो लूप की लेंथ का भी आधा है ना, नोड से सिर्फ एंटी नोड तक का डिस्टेंस। ये लैम्डा बाय 4 हो गया, तो ये लैम्डा बाय 4 हो गया, तो यानी कि क्या होगा? ये लैम्डा बाय 4 हो गया, तो ये कितना बनेगा? हाँ, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा 4l हो गया ना। हाँ। हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी भाई? v बाय लैम्डा 1/4l इंटू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव कितना 3 तो ये आ जाएगी। क्या बोलोगे इसको? हाफ ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है जिस पे स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही है, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। ठीक है, उसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। इतना तो क्लियर है भाई? इसी को फर्स्ट हमने हार्मोनिक भी बोला। अब नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो भी नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगी इस स्ट्रिंग में, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को, फिर उसकी नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, और हार्मोनिक किसको बोलेंगे? जो फंडामेंटल का कितना मल्टीपल है उसको उतनी हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट केस में तुम कुछ पूछ रहे थे? स्टैंड ये इसके पिछले वाले में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये अलग है, पिछली बार वाले में 1/12 आया ना। उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12, इसका अलग है। हाँ, इसका लगे। सर जो फ्री एंड पे जो एंटीनोड है उसका एम्पलीट्यूड उससे कम नहीं हो सकता? नहीं, इसका इसका एम्पलीट्यूड 3n का आपने फ्री एंड को एंटीनोड बोला ना, तो उससे कम नहीं हो सकता उसका? कम हो सकता है, इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्टैंडिंग वेव जो उससे बनेगी। कैसे कम होगा वो सोचो ना। जब वेव आएगी, अगर हायर एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, उसका मतलब ये इसको पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, तो ऊपर जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा ऊपर? फ्री है ना वो, तो कोई मासलेस है, तो उसके ऊपर फोर्स लगी तो ऊपर जाएगा ना वो। हाँ सर। तो वो जितने तक जा सकता है, वो जितना एम्पलीट्यूड है उतने तक जाएगा वो। और ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो जो भी बना रहे हो तुम वेव, वो परफेक्ट वेव नहीं है, उसमें एनर्जी का लॉसेस होंगे। यस सर। अगली पॉसिबिलिटी बताओ। सर वो लिखना था। एक सेकंड। अगली पॉसिबिलिटी बताओ। अब अगली बार क्या बोला मैंने? एक लूप डाल दें और एक आधा लूप डाल दें, भाई यहाँ हाँ एंटी सर। नोड आ जाएगा, और एक ये पूरा लूप आ गया। सही है? यस सर। यस। इसको x इज इक्वल टू 0 को बोल दें, तो साइन की x की इक्वेशन आएगी। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 बोलोगे, साइन की x की इक्वेशन तुरंत बना दोगे। फिर ये x इज इक्वल टू 0, ये कितना आएगा? ये kx कितना आएगा भाई? पाई पाई। फिर ये वाला kx कितना आया होगा एंटी पाई नोड के लिए? पाई बाय 2। ये वाला कितना आया होगा? 3 पाई बाय 3 पाई बाय। तो साइन k इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 एंटी नोड के लिए। k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, x की वैल्यू एल l इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। तो लैम्डा कितना आएगा इस बार? 12/3 आया। डायरेक्ट भी बता सकते थे भाई, एक पूरा लूप आ गया तो कितना आएगा? 4l/2। λ/2 आएगा। 4l आएगा क्या? हाँ सर। एक पूरा लूप आ गया तो λ/2, और एक आधा लूप आया तो कितना? π/4। λ/4। पल्लवी लैम्डा है वो, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा। तो टोटल लेंथ कितनी? 3 λ/4 एल के बराबर। 3 यस सर। λ/4 एल के बराबर, तो लैम्डा किसके बराबर? 4l/3 के बराबर। सही बात है ना? हाँ सर। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी कितना? v बाय लैम्डा
4L बाई 3 इंटू डी कितना डबल। तो इस बार मल्टीपल कितना आया फंडामेंटल का? सर 3 टाइम्स। 3 3 टाइम्स। टाइम्स आया, ठीक है, 2 टाइम्स वाला नहीं है, सिर्फ 3 टाइम्स आ रहा है। तो हार्मोनिक कौन सा बोलोगे? थर्ड हार्मोनिक बोलोगे। हार्मोनिक से मतलब हमारा डायरेक्ट ये है कि फंडामेंटल का कितना मल्टीपल है, ठीक है, फंडामेंटल का कितना मल्टीपल है। उसके अलावा क्या होगा, ठीक है? उसके अलावा क्या होगा? ओवरटोन, ओवर सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन तो बस ये बताते हैं कि अगली कौन सी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी रह सकती है उसमें जिसकी स्टैंडिंग वेव बनती है। कौन सी ओवरटोन है? बस ओवर फर्स्ट ओवर। फर्स्ट ओवर। सेकंड नहीं बोलना, ठीक है, डायरेक्ट जस्ट नेक्स्ट पॉसिबल को ओवरटोन बोलते हैं। और हार्मोनिक में मल्टीपल को बोलते हैं, हार्मोनिक में मल्टीपल। क्लियर है बात? हाँ सर। यस सर। एक और बनाओगे फिर जनरल लिखोगे या डायरेक्ट लिख दोगे जनरल? सर सर अभी पीछे वाला लिख स्लाइड, क्या कह रहा है? सर पीछे का स्लाइड लिखना था। पता नहीं क्या बोल रहा है सौरभ, क्या बड़बड़ा रहा है? सर अभी लिख देते हैं जनरल। जनरल नहीं सर, एक करके लिखते हैं। पहले, हाँ अगला बनाओ जरा। कितने लोग के लिए बनाओगे भाई? सेकंड ओवरटोन के बारे में सब कुछ लिखना जरा। सेकंड ओवरटोन के बारे में भी सब कुछ लिखो। सेकंड ओवरटोन मतलब नेक्स्ट वाला होता है जो, है ना? तो जो भी तुम्हें चीजें पता है सेकंड ओवरटोन के बारे में सारी लिख दो। पहले अपनी कॉपी पे लिखना, फिर मुझे बताना बोर्ड पे। भाई पहले अपनी कॉपी पे लिखना, फिर मुझे बोर्ड पे बताने की कोशिश करना। हाँ सर। सारी बातें लिख दी तूने? यस सर। 2 मिनट रुक। सर ओवरटोन कहा, ओवरटोन, ओवरटोन और साउंड से क्या कनेक्शन है? यार ओवरटोन साउंड से कनेक्शन। मे भी डिफरेंशिएट ना हो पाता हो। एक स्ट्रिंग है तो उसमें वो इतनी ही फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करेगा वो। वैसे तो मिक्स आता है, गिटार में तो मिक्स होता है, ठीक है? गिटार में तो मिक्स होता है कि भाई एक फंडामेंटल है, उसमें और कौन कौन सी प्रेजेंट हो सकती है ओवरटोन। तो उसमें ओवरटोन प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कभी भी गिटार की स्ट्रिंग प्रेजेंट क्लिक करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, और उसके साथ साथ उसमें मिक्सचर क्या हो सकता है, ओवरटोन्स का मिक्सचर हो सकता है। उसमें ओवरटोन्स का मिक्सचर रह सकता है भाई। तुमने गिटार की स्ट्रिंग को प्लग किया तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुनाई दी और उसमें ओवरटोन्स का मिक्सचर रह सकता है, ठीक है? और उसके अलावा तो और क्या होगा? तो सिर्फ प्लग करने से तो फंडामेंटल ही होता है। स्लिप प्लग करने से क्या नहीं होता? सिर्फ प्लग करने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। नहीं, कोई भी हो सकता है। मैं प्लग करके छोड़ कर देख, है गिटार कैसा भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक इनफैक्ट ऐसे देख सकता है ना, एक स्प्रिंग के एक एंड को फिक्स रखा, दूसरे एंड को ऑसिलेट करना स्टार्ट करा, तो जितनी तेजी से ऑसिलेट कराएगा उसके हिसाब से अपने आप लूप क्रिएट होंगे। अपने आप जितनी तेजी से तू ऑसिलेट कराएगा, ये आई थिंक एक्सपेरिमेंट घर पे कर ही सकते हो।
तो धीरे धीरे ऑसिलेट कराएगा, एक आएगा तो तेजी तेजी से ऑसिलेट कराने लगेगा, दो आ जाएंगे तो और तेज से ऑसिलेट कराएगा, तीन लूप बन जाएंगे। हाँ सर। भाई सेकंड ओवरटोन, ये कितना बोला तुमने, के एक्स इज इक्वल टू 0 बोला भाई इसको। जैसे ही तुमने इसको के एक्स इज इक्वल टू 0 बोला, क्या बनेगा, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। फिर यहाँ पे कितना होगा के एक्स, पाई, यहाँ पे कितना, 2 पाई। एंटी नोड पे कितना होगा, पाई बाय 5/2 5/2 फिर अगले पे, 3 पाई 5/2 फिर अगले पे, 5/2 पाई तो यानी कि के एक्स किसके बराबर कर रहे हो तुम, 5 5/2। तो के मतलब 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स मतलब एल ना, एल पे कर रहे हो, एल पे कर रहे हो ना 5 पाई बाय 2 के बराबर एंटी नोड को, एक्स Yes, इज sir. इक्वल टू एल। तो लैम्डा कितना है, 4l बाय 4L क्या, 4L डायरेक्ट भी बोल सकते थे, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4 ना, यस लैम्डा सर। बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 5 लैम्डा बाय 4। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, v बाय लैम्डा 5/4l इंटू अंडर रूट टी बाय म्यू। हार्मोनिक कौन सा बोलोगे, फिफ्थ आर्म। ओवरटोन कौन सा है लेकिन, सेकंड। सेकंड सेकंड ओवरटोन, ठीक है। और देख लो भाई, और क्या था भाई यहाँ पे, फंडामेंटल हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, नोड कितने हैं, 3 चलो नोड एक ही तो है, वन। अच्छा एक नोड है, एक एंटी नोड है, यस सर। एक नोड सर एक में एंटी नोड, और लूप कितना, हाफ। हाँ हाफ लूप, सर लूप लेंथ लूप लेंथ वही रहेगी ना लैम्डा बाय 2, वो सीख गए। लूप लूप कितने, आधा लूप है, ये कितना, फर्स्ट ओवरटोन में 3 नोड्स। 2 नोट्स। नहीं, दो नोड है शादिया, दो सर मैं नोड, वो नेक्स्ट वाले के लिए बोल रही थी। दो नोड है, दो एंटी नोड है, लूप कितने हैं, 1.5। 1.5। फिर अगले में सेकंड ओवरटोन है, लिख देता हूँ, इस शादिया की बात लिख देता हूँ, तीन नोड है, तीन एंटी नोड है, और लूप कितने हैं, 2.5। 2.5। तो यहीं से जनरल डायरेक्ट लिख दें भाई, जनरल क्या होगा, nth ओवरटोन क्या हो जाएगा, nth ओवरटोन, nth ओवरटोन, nth ओवरटोन मतलब नोड्स कितने रहेंगे उसमें, देखो दो, 10+. दो ओवरटोन में तीन नोड है, तीन एंटी नोड है, ये कोई मैंने ऐसा नहीं स्पेशल केस नहीं है, इससे पहले वाला भी देख लो, एक फर्स्ट ओवरटोन में कितने थे, दो नोड्स हैं, दो एंटी नोड्स हैं, लूप कितना होता है, 1.5, और इसमें लूप कितने हैं, 2.5, उससे पहले वाले में लूप कितना था, 0.5, यानी कि nth ओवरटोन मतलब लूप कितने, n प्लस हाफ लो, 0.4 ठीक है, n.5 लो, नोड्स कितने होंगे, n प्लस वन, N+1 एंटी नोड्स भी कितने होंगे, n+1। n प्लस वन एंटी नोड्स होंगे। ये nth ओवरटोन है, तो हार्मोनिक कौन सी होगी, सेकंड ओवरटोन पे फिफ्थ है, फर्स्ट 2n+1 ओवरटोन पे 2n थर्ड है, + 1। 2n प्लस, तो 2n+1 हार्मोनिक, और फ्रीक्वेंसी कितना, हार्मोनिक पता है तुम्हें, 1 + 1/2। इंटू अंडर रूट, सही है। हाँ सर। भाई उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इतनी ओवरटोन्स उसी वेव पे बन सकती है ना, उसी स्ट्रिंग में इतनी ओवरटोन्स परफेक्टली फॉर्म हो सकती है। इतना तो क्लियर है भाई, अब इसमें बताओ क्या क्या कह रहे हो, एक तो ये कह रहा है ओवरटोन क्या क्या है, ओवरटोन क्या है भाई, ओवरटोन जस्ट नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं,
नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो उसमें एक परफेक्ट स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर जाए। कि जब गिटार की स्ट्रिंग तू प्रेस करेगा तो फंडामेंटल रहेगी और उसके कुछ मल्टीपल्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ ओवरटोन्स रहेंगी, ठीक है, वो भी उसमें प्रेजेंट रहेंगी। और बाकी कुछ मीनिंग होता है तो देखिए भाई, बताइए मुझे। एनसीईआरटी में देख लियो, क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर में दिया होगा कुछ होगा, तो मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए। यही होता है कि बस वो उसके मल्टीपल, जैसे अगर मैंने गिटार की स्ट्रिंग प्लग करी तो फंडामेंटल तो होगी होगी, उसके अलावा कुछ ओवरटोन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओवरटोन का मतलब बस यही हो गया उसका कितना मल्टीपल प्रेजेंट, ठीक है। फिर दूसरा एक, सर आप लूप लेंथ ये मेरी आवाज आ रही है भाई? बीच में कट रही थी, अभी आ रही। अभी क्लियर है? हाँ सर अभी। ये क्या बोल गया सौरभ, बीच में कुछ बोला था, सिग्नल चला सर गया। लूप लेंथ आपने वापस λ/2 कैसे बताया? लूप लेंथ तो हमेशा λ/2 रहेगी ना भाई, यहाँ से भी निकाल सकते हो। लूप लेंथ कितनी रहेगी, λ/2 λ/2 λ/2, तो n इंटू λ/2 तेरे n लूप्स हो गए तो n इंटू λ/2, एक आधा लूप है तो प्लस λ/4 इज इक्वल टू l, तो यहाँ से तो निकाल हाँ सकता सर। है इंटू 2n प्लस 1 लैम्डा। लैम्डा कितना आएगा तेरा, 4l/2n प्लस 1। हाँ सर समझा। फिर दूसरा हम बोल रहे थे, ये जो जितनी भी ओवरटोन्स है और जितनी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हैं, ये एक तरीके से क्या हो गई, इनमें जो धागा है इन फ्रीक्वेंसीज में ऑसिलेट कर सकता है ना, इन फ्रीक्वेंसीज में ऑसिलेट कर सकता है। इसके अलावा तुम किसी और फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करने की कोशिश करोगे तो जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये ऑसिलेट होगा क्या किसी और फ्रीक्वेंसी पे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बार बार ये कोशिश करेगा यहाँ पे नोड बनाने की। तो अगर तुमने कोई और फ्रीक्वेंसी रखी तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नोड नहीं बनेगा ना उसका। हाँ सर। तुमने कोई और फ्रीक्वेंसी रखी, उसका सिंपल मीनिंग क्या होगा कि एंड पॉइंट्स पे उसकी नोड्स बनाने की कोशिश नहीं है। एंड पॉइंट पे नोड बनाने की कोशिश नहीं है, और एंड पॉइंट तो हमेशा नोड ही रहना चाहिए क्योंकि वो तो मूव करेगा नहीं। तो वो वेव क्या कर रही होगी, बार बार इसको अपनी तरफ खींचेगी, बार बार इम्पल्सिव फोर्सेस प्रोवाइड करेंगी और वो इंटर्न उसको नीचे की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस कंटिन्यूसली होगा। अगर मैंने किस फ्रीक्वेंसी इन फंडामेंट, भाई एक तो ये हो गया ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, ये हमने क्या पढ़ा है, इन फ्रीक्वेंसीज पे ऋत्विक, इन फ्रीक्वेंसीज पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज या ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज, इन फ्रीक्वेंसीज पे क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रही है, ठीक है? अगर मैंने उसको नेचुरली प्लग करके छोड़ दिया तो वो फंडामेंटल या ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज में ऑसिलेट करेगा। यही है भाई, ये पढ़ा हमने। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इन्हीं फ्रीक्वेंसी को क्या बोलोगे भाई, स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी इन्हीं फ्रीक्वेंसी को बोलोगे तुम, या किसी और चीज को बोलोगे? इसी को बोलोगे भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल या उसकी ओवरटोन को क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई तुमने अगर उसको प्लग करके छोड़ दिया तो काफी देर तक उस फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, वो ऑसिलेट कर सकता है। सही बात है, तो वो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यस सर। क्या कह रहा है? हाँ सर। क्लियर है भाई ये बात सबको? डर के नहीं बोलना, ऐसी बता दो। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये बात तुमको क्लियर है, इसके अब बाद हम क्या कह रहे हैं कि अब अगर मैं सोर्स लेके आया, एक्सटर्नल सोर्स, स्ट्रिंग यहाँ रखी हुई है, ऐसे स्ट्रेट रखी हुई है, एक सोर्स लेके आया मैं अलग से, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ना फंडामेंटल के बराबर है ना ही किसी ओवरटोन के बराबर है, ना तो किसी फंडामेंटल के बराबर है ना ही किसी ओवरटोन के बराबर है। तो इसमें भाई ये वेव आगे जाएगी, क्रिएट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगा, तो स्टैंडिंग वेव तो बननी है थोड़ी बहुत, या स्टैंडिंग वेव तो बार बार बनेगी, बार बार स्टैंडिंग वेव बनेगी, अलग अलग तरह की वेव आएगी। देखो ये वेव आएगा यहाँ से, ये वेव यहाँ से आएगा, फिर ये वेव यहाँ इंसिडेंट होगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, हर बार वही ऐसे ऐसे, इधर एक वेव इधर जाती रहेगी, एक वेव ऐसे रिफ्लेक्ट वगैरह करके वापस आती रहेगी। उतनी अच्छी स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाएगी, कंटिन्यूसली वेव्स रहेंगी, कंटिन्यूसली वेव अपनी शेप चेंज भी कर सकती है, ठीक है। बार बार ये एंड पॉइंट को जाके स्ट्राइक करेगा,
एनर्जी का लॉस कंटिन्यूसली होता रहेगा। कुछ ना कुछ वेव बनेगी या नहीं बनेगी, ऑफ कोर्स बनेगी, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स बनेगी कुछ ना कुछ wave। लेकिन यहीं पे कोई पर्सन अगर ऐसा करे कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क को लेके आया उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि फंडामेंटल या कोई भी ओवरटोन हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है या कोई भी ओवरटोन हो सकता है, अगर किसी से भी मैच कर गई इसकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, यहाँ से जो वेव जनरेट हो रही है और ये जो इधर से आके जो स्टैंडिंग वेव बन रही है परफेक्ट फॉर्म हो रही है ना, यस यहाँ से सर। कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी और वो परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनती रहेगी, या परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनती रहेगी। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा ऐसे केस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ही ऑसिलेट करने लगेगी। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं कि आ गई स्ट्रिंग रेजोनेंस में आ गई है। भाई उसकी फंडामेंटल होने की वजह से जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो परफेक्ट वाली बनेगी जिसमें एनर्जी का लॉस होता नहीं है, एंड पॉइंट्स कैसे रहते हैं, नोड्स रहते हैं, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी वैसे बनने की, और यहाँ से कंटिन्यूसली उसको और एनर्जी मिले जा रही है, ठीक है, और एनर्जी यहाँ से एक तरीके से कंटिन्यूसली मिले जा रही है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे री इन्फोर्स होके बहुत ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगती है। इसी चीज़ को, इस फिनोमिना को तुम्हें याद रखना क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, जब एक एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो तुमने अभी स्टैंडिंग वेव की फंडामेंटल और ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं उससे मैच कर जाए, तो ये वेव आगे बढ़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, आगे बढ़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो कंटिन्यूसली उस स्टैंडिंग वेव को और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता जा रहा है। एक तो पहले से स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गई है जो एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रही है, और ज़्यादा उसको एनर्जी मिलती जा रही है, तो क्या होगा, वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करती रहेगी और एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, रेजोनेंस में आ गया। उसके अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी हो तो वो जल्दी डाई आउट कर जाती है, वेव ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करती है। और तुमने नॉर्मल गिटार को प्लग कर दिया तो तुम्हें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज दिखाई देंगी, फंडामेंटल एंड उसमें कुछ ओवरटोन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेंगी और कुछ ओवरटोन्स आ सकती हैं। ओवरटोन्स का मतलब क्या है कि वही स्ट्रिंग और कौन सी वेव्स बना सकती है, तो ओवरटोन वेव्स भी बना सकती है ना हमेशा। अब बताओ कुछ डाउट है अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा स्टैंडिंग वेव के बारे में, उसमें कुछ तुम्हारे दिमाग में डाउट रह गया, ये वाला पार्ट। अब तुम्हें अगर ये पता चल गया फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें आ गई, तो ओरिजिनल वेव मिल जाएगी ना तुमको, जिनको सुपर इम्पोज कराया होगा। अगर तुम्हें पूछा ओरिजिनल वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ तो बता दोगे, यही वाली फ्रीक्वेंसी तो थी, अलग कोई थी क्या? एक क्वेश्चन लिखा है तुमने, 2a sin x cos ओमेगा t तो लिखा है, यही फ्रीक्वेंसी थी तो थी ट्रैवलिंग वेव की भी, यही यस फ्रीक्वेंसी थी सर। ना ट्रैवलिंग वेव की, यही वेवलेंथ थी ट्रैवलिंग वेव की भी, ठीक है, जो यहाँ की वेवलेंथ निकाल दी। बस एम्पलीट्यूड इसका, ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड अगर ए है तो यहाँ पे जो एंटीनोड क्रिएट होता है उसका एम्पलीट्यूड कितना रहता है, 2a। ये ध्यान ध्यान, क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। पूरे में कुछ डाउट है जितना भी हमने पढ़ा स्टैंडिंग वेव के बारे में, देख लो। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्ट्रिंग है वो हमेशा अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही करता है ऑसिलेट। हाँ, नहीं, जब तू प्लग करेगा तो अपने आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आके ही ऑसिलेट करेगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी में तो ऑसिलेट करना चाहिए, रैंडम कैसे करेगा? एक गिटार है, हर तरह की फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है क्या? नहीं निकालता ना। नहीं सर। किसी भी गिटार से हम हर तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते भाई। एक हारमोनियम अलग रोल प्ले करेगा, सितार अलग रोल प्ले करेगा, धागे को बदलते हैं, स्ट्रिंग को अलग आता है, क्यों आता है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है ना हर किसी के लिए, हाँ सर। तो एक गिटार से सारी फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही नहीं सकता। कुछ पर्टिकुलर सेट निकाल सकता है, 6 स्ट्रिंग है तो 6 फंडामेंटल रहेंगी और उनकी ओवरटोन रहेंगी, उन्हीं से तो सारे नॉइज म्यूजिक बनाने की कोशिश करें। यस। ठीक है भाई, तो दिस वाज स्टैंडिंग वेव, जिसको स्टैंडिंग वेव के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। हमने थोड़ी सी बातें अभी भी नहीं पढ़ी है, एनर्जी वगैरह का डिस्कशन नहीं करा है, उतना टाइम भी नहीं हम पे अभी कि हम एनर्जी का डिस्कशन कर सकें, पर हमारे पास इतना टाइम तो है कि हम इस स्टैंडिंग वेव को
जो फॉर्म हुई है एक बार दोबारा देखिए भाई। y1 था कितना, मैं जरूरी नहीं है यही हो भाई स्टैंडिंग वेव, तो क्लियर है ना तुमको, ये तो मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ये तो मैंने बस एक रैंडम एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ से स्टैंडिंग वेव कितनी बन के आई थी, 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स ना, ऐसी वेव है स्टैंडिंग वेव। कोई और केस होता तो स्टैंडिंग वेव जो हमने एग्जांपल्स लिए थे वो वाले, ज्यादातर इसमें साइन के एक्स आ रहा था, वही वाला ले लें क्या। मैंने जितने एग्जांपल्स लिए हैं उनमें ज्यादातर एग्जांपल्स में हम कौन सा यूज कर रहे थे, साइन के एक्स यूज करा है, वही ले ले। हाँ सर। कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी दोनों में से कोई हो सकता है। तो इस बार पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है जो तुम्हारे सामने है। ट्रैवलिंग वेव में क्या थी, ये थी। ट्रैवलिंग वेव में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये थी। इस बार पार्टिकल के इक्वेशन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये तुम्हारे सामने रखी है, ठीक है? ये तुम्हारे सामने रखी है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस बार मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए ना। किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा, डेल वाई बाय डेल टी। बताओ कितना आया, 2a साइन के एक्स एज इट इज रहेगा। माइनस क्या मतलब होता है इसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सबको कांस्टेंट मानते हुए, x को कांस्टेंट मानते हुए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाए, टाइम टाइम के। तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन किसने बताया भाई, माइनस साइन ओमेगा टी। और अंदर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। ओमेगा। मेडिकल मेडिकल वालों को बताओ दो भाई, यस मेडिकल सर। वालों को आया भाई। पल्लवी, प्रीति, हाँ सर। मिताली, यस सर। सुहानी, सर्वज्ञा, यस नहीं सर। सर्वज्ञा नहीं, ये भूल गया मैंने। चलो ये आ जाएगा भाई, cos ओमेगा टी का साइन भी करोगे और ओमेगा टी का ओमेगा भी निकालोगे वहाँ, ये डेल वाई बाय डेल टी। एक लास्ट और बता दो मुझे, फिर जाके इसको तुम रिवाइज करना और परसों आना। भाई परसों अगर तुम्हारा सबकी, चलो मैं उस पर लिख दूंगा, मैसेज चेक कर लेना क्लास कितने बजे से। क्लास थोड़ा जल्दी रख लेंगे भाई, 1:30 पे तो नहीं रखेंगे जब तुम्हारा स्कूल इतनी लेट होता है, लेकिन डाउट है 1:30 से ना, तो क्लास में भी 2:30 से रख लें। 2:30 तो चलेगा, 9:30 को जिनका डाउट। स्कूल है, जिनका स्कूल है 2:30 तो चलेगा ना। यस सर। क्लास के लिए डाउट्स हम पहले रख लेंगे, बाकी बच्चे डाउट्स हम ले लेंगे। बोलो भाई, डेल वाई बाय डेल एक्स, 2a साइन, इस बार क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos के एक्स, के बाहर आ जाएगा cos इनटू। ओमेगा तो किसी भी इंस्टेंट पे स्लोप निकालना हो इस बार तो ये इक्वेशन यूज करना, और किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो ये यूज करना। लिखो इसको लास्ट, अगर ये है, यानी कि इनफैक्ट तरीका तरीका याद रखना कि मैंने क्या किया, या मेथड याद रखना। डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, जो पॉसिबल इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो तरीका याद रखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको लिखो और किसी को डाउट है तो बताओ।